पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में, और बाकी सारे तीनों सेक्टर्स के बारे में भी हम लोग पूरी उनकी एक्टिविटीज़ और कौन कौन इन्वॉल्व हैं वो सब कुछ देखेंगे। तो इसमें जैसे कि सेक्टर्स हमें बताए गए हैं, सबसे जो पहला सेक्टर होता है जिस पर बाकी सारे के सारे सेक्टर्स डिपेंड करते हैं वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि क्रॉप लगाना। जैसे आप मान लीजिए इसमें बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है कॉटन की क्रॉप लगाना, जो डिपेंड होती है एंटायरली, ज़्यादातर जो डिपेंड करती है वो नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गई, क्लाइमेट हो गया, कितनी बारिश पड़ रही है, कितनी धूप पड़ रही है, मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उस पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो जनरली डिपेंड करती हैं। और प्रोडक्ट जो होते हैं इस एक्टिविटी के वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होती है, और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और ये डिपेंड करती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे, एनिमल, और इससे हम लोग को क्या क्या मिलता है, जैसे कि इस सेक्टर में और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, बी हाइविंग हो गई। बी हाइविंग होता है मक्खी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है मुर्गी पालन। और ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स में ही हमारे आते हैं। जैसे कि हम लोग को दूध मिलता है तो गाय भैंस से इनके प्रोडक्ट्स, जो दूध से और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सारे के सारा जो सेक्टर है वो हम नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब जो हमारे नेचर में पाया जाता है उससे ही हम लोग बनाते हैं, और ये हमारा सेक्टर कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। तो अगर हम डेयरी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री इस सबको मिला दें तो हम इस पूरे सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी और रिलेटेड सेक्टर के एग्जाम्पल हैं एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कवर करता है एक्टिविटीज़ जो डिपेंड करती हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स पर, और नेचुरल प्रोडक्ट्स का वो चेंज कर देती हैं दूसरे फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से। मतलब जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आप जैसे समझिए राइस मिल्स होती हैं। राइस मिल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसको प्रोसेस करके, पैकिंग करके लोगों तक पहुंचाती हैं कट्टों में, और उसमें उसकी जो गंदगी होती है उसको साफ़ करके। तो ये वाला जो सेक्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और जैसे कि कॉटन फाइबर होती है, रॉ कॉटन होता है, रॉ कॉटन से हम लोग क्या बनाते हैं, टेक्सटाइल से क्लोथ्स बनाते हैं, है ना, कपड़े बनाते हैं। तो कपड़ा कहाँ से आता है, कॉटन, जो क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन से आते हैं। तो ये भी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, मगर ये क्या है, ये सेकेंडरी या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रीज़ में कपड़े बनाए जाते हैं। और अगर आप शुगर केन से शुगर बना रहे हैं या फिर गुड़ बना रहे हैं तो ये भी एक सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री दैट केम अप, इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिपेंड करता है। और डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर होता है वो कैसे बनता है, वो टर्शरी सेक्टर जो डिपेंड करता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बाकी सारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है, हमने प्राइमरी सेक्टर में क्या बनाया, एग्रीकल्चर से हमने चावल का एग्जांपल लेते हैं, हमने चावल बनाया, फिर चावल को हमने प्रोसेस कर दिया, तो हमने राइस मिल में चावल को प्रोसेस कर दिया, उसको सफाई करके उसको कट्टों में बांध के रख दिया। अब वो जिसको चाहिए मार्केट्स में भेजना है ना, कंज्यूमर्स तक हमें उसको पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्ट की। और हम ट्रांसपोर्ट किससे करेंगे, ट्रक से, ट्रेन से, और होलसेल और रिटेल शॉप पे पहुंचाएंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर है ये है हमारे टर्शरी सेक्टर का पार्ट। मतलब जो सर्विस वाला काम होता है, जैसे कि हमारा प्राइमरी से हमने नेचुरल प्रोडक्ट से हमने चीज़ें बना ली, फिर सेकेंडरी में उससे इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कर लिया, फिर हमें वो सामान को भेजना भी तो है ना ट्रांसपोर्टेशन से। और फिर उसके बाद जो, जैसे कि मान लीजिए आपने दुकान पे जाके वो चीज़ खरीदी, तो कहीं ना कहीं पैसों से ही तो आई होगी, तो किसी ने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो बैंकिंग भी एक क्या है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। और फिर हम लोग फ़ोन करके बात करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़। और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जनरेट करती हैं सर्विसेज रादर देन गुड्स। तो टर्शरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो क्या क्रिएट करता था, वो सामान को क्रिएट करता था, इसलिए हम उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तो
सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका दूसरा नाम क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्लूड करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये तो जैसे बोलते हैं ना कि कौन सी सर्विस कर रहा है, कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, तो ये सब भी इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। और कुछ दूसरे प्रोफेशनल जैसे कि वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, वॉशरमैन कपड़े धोने वाला धोबी, बाबर जो बाल काटते हैं, कॉपलर जूते बनाने वाले, लॉयर्स जो होते हैं, वकील, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। और बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और ये किस में आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं हमारे सर्विसेज सेक्टर में। अब है आगे हमारा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो उसका है, चैप्टर का नाम है। तो इसमें आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स हमें बताए गए हैं कि कौन कौन सा किस किस चीज़ का पार्ट है। तो ये हम लोगों ने कर ही लिया है कि जो एग्रीकल्चर में जो खेती की जाती है वो प्राइमरी सेक्टर में होती है। फिर एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जब हम लोग और आगे प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनको काम में लेके आते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं उनसे, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और पहुँचाने का काम उस सामान को, वो जनरली किस में आता है, जनरली क्या वो आता है हमारे टर्शरी सेक्टर में। अब कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, अब हमें तीन सेक्टर्स को कंपेयर करना है। तो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, वो बहुत सारे हमारे लिए गुड्स और सर्विसेज बनाती है। गुड्स का मतलब होता है सामान, सर्विसेज का मतलब होता है जैसे टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, ये सारी सर्विस होती हैं। तो इन तीनों के मिलने से काफ़ी सारे सर्विसेज हमारी बनती हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड होते हैं, और हमारा जो इकनॉमी है वो पूरी की पूरी इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करती है। तो अब ये है हमारा हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द सेक्टर। तो हम किस तरीके से सारी की सारी सर्विसेज को और गुड्स को काउंट करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, और टोटल का पूरा प्रोडक्शन ईच सेक्टर में कितना कितना हो रहा है। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि तो वैल्यू और गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कैसे काउंट की जानी चाहिए, वो काउंट की जानी चाहिए बिल्कुल फाइनल स्टेज पर जा कर के। अगर हम बीच बीच में हर स्टेज पर काउंट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल हमें इसमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1000 kg ऑफ वीट है जिसको हमने सोल्ड किया है, बेचा है ₹8 पर kg पे, मतलब 1 किलो वीट का रेट कितना है, 8 रुपीज़। तो 1000 का कितना होगा, 8 इंटू 1000, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000। ठीक है। वैल्यू ऑफ कोकोनट सपोज करिए 5000 है और 1000 की है 10 रुपीज़, तो फिर 100 कोकोनट्स की कितनी हो जाएगी, 50,000। इसी तरीके से हम लोग तीन सेक्टर्स को एडअप करके निकाल लेते हैं। मगर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। तो हमें क्या करना चाहिए, हर गुड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बेचा जा रहा है उसको काउंट करना है, मगर हमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करना चाहिए। अब क्यों, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसलिए फिर से हम राइस मिल पे आते हैं। हमने राइस बनाया, मतलब जो फार्मर्स थे उन्होंने राइस को पैदा किया। फिर उसके बाद सपोज़ करिए, एक एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज़ कि 1 किलो राइस की कीमत है 10 रुपये। तो उसने किसी फार्मर ने 100 किलो जा कर के फैक्ट्री में बेच दिया, तो उसको कितने पैसे मिले, 100 इंटू 10, 1000 रुपीज़ के उसने 100 किलो चावल बेच दिए। तो ये कितने का हो गया, 100 किलो चावल 1000 रुपीज़ का। 1000 रुपीज़ किसके पास चले गए, फार्मर के पास। ये हो गया। फिर उसके बाद मिल में उसको प्रोसेस किया गया, उसको साफ़ किया गया, उसको पैक किया गया। तो सपोज़ करिए कि 1000 जो 100 किलो चावल थे वो 1000 के थे पहले जो फार्मर को गए, मगर अब उसमें हमने वैल्यू को ऐड कर दिया है, हमने उसमें पैकेजिंग कर दी है उसकी, उसको सफाई कर दी है, उसमें पैसे लगे होंगे। तो अब मान लीजिए कि 100 किलो चावल जो है वो पहले 1000 रुपये के थे, अब 100 किलो मान लीजिए 1050 रुपये हो गए, 50 रुपये ऐड हो गए। फिर उसके बाद फिर उसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो ट्रांसपोर्ट करने में भी तेल का खर्चा आएगा, और जो ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक ड्राइवर है वो भी पैसा लेगा। फिर आगे मुनाफा कमाना है तो उस चीज़ में फिर उसमें पैसे बढ़ेंगे। तो फाइनली जब कंज्यूमर तक वो एक कट्टा पहुंचेगा 100 किलो का चावल का, तो उसका रेट हो सकता है 1500 हो गया हो। तो हम लोग हर चीज़ को ऐड नहीं करेंगे कि पहले 1000 फिर 1050 रुपीज़ फिर 1000 1500, ये तो डबल एडिंग हो जाएगी ना। तो मतलब हमने एक ही चीज़ का 3 बार ऐड कर लिया एक चीज़ को, तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे कि चावल जो प्रोड्यूस हुआ है वो फाइनली कितने रुपए में बिका है, 1500 में, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1500 को ही ऐड करेंगे ताकि हम लोग डबल काउंटिंग से बच सकें। तो एक एग्जांपल मैंने आपको ये देखिए बता दिया, बुक में बिस्किट और काफ़ी सारी चीज़ों का एग्जांपल दिया हुआ है।
तो हमें बताते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरमीडिएट जो बीच वाले गुड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज। इसमें इंटरमीडिएट गुड क्या रहा, हमारा राइस। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग फाइनल गुड। तो वैल्यू जो होती है इंटरमीडिएट गुड्स की वो ऑलरेडी फाइनल जो गुड होता है उसमें प्रेजेंट होती है। तो जो चावल का कट्टा था उसमें चावल की वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू पहले से ही ऐड थी, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं ताकि हम लोग डबल काउंटिंग से बच सकें। तो फिर इसमें हमें यही बताया गया है, यही सब है पूरा। So the value of final goods and services produced in each sector during a particular year produces the production of that sector for that year. तो अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें तो जो भी फाइनल वैल्यू होगी ना किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने की, वही उस सेक्टर की मतलब टोटल वैल्यू का प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन होगा, जो कि पूरे साल में उसने कितना पैसा कमाया वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में चावल की बात करें तो चावल बना वो 100 रुपये का था, ठीक है, मगर चावल बनाने से पहले, चावल उगाने से पहले कितनी सारे उस पर पैसा खर्च हुआ है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फिर उसमें वाटर यूज़ हुआ है, बीज खरीदे गए हैं, उससे पहले भी तो उसमें बहुत कुछ सारा पैसा लगा है ना। मगर हम लोग उस प्राइमरी सेक्टर की जब हम फाइनल वैल्यू लेंगे तो हम सिर्फ चावल जितने का बिका है हम उसकी ही वैल्यू काउंट करेंगे। फिर अगर हम सेकेंडरी सेक्टर पर आते हैं तो उसमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मगर फाइनली हम कितना लेंगे, जो एक कट्टे को पूरा पैक करने तक कितना खर्चा हुआ है, वो कितने में बिका है उसको मानेंगे। और फाइनली जब वो कंज्यूमर तक पहुंचा है तो कितना पैसा आया है वो टर्शरी सेक्टर का होगा। और जब हम इस पूरे को मान लेंगे तो पूरी की पूरे सेक्टर्स में एक चीज़ पर कितना पैसा हम लोगों को मिला है वो हम काउंट करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक एक सेक्टर का माने तो हम इस तरीके से निकालेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर इसमें आगे बोल रहे हैं, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द ऑल थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिर अगर हम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी जब तीनों को मिला देंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस जब ऐड हो जाएगा, वो 1500 रुपीज़ जो हमने तीनों को ऐड करके मिलाए हैं वो क्या होगा, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ चावल का एग्जांपल लिया है, हमारी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, स्कूटर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, बिस्किट्स भी बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। तो हर चीज़ की फाइनल वैल्यू जब आएगी, जब वो मार्केट में फाइनली इतने दाम का ये है, तो वो चीज़ होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी इकोनॉमी में उस साल में प्रोड्यूस हुई हैं, बिक रही हैं, वो होती हैं सबकी अगर हम टोटल वैल्यू निकालेंगे वो होगा ग्रॉस। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे देश में जो भी हो रहा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका सामान, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल सामान जो भी आपके देश में, मतलब हमारे देश में बेचा खरीदा जा रहा है उस पर्टिकुलर एक ईयर में, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यही इसमें बता रहे हैं, इट इज़ द फाइनल वैल्यू it is the value of all final goods and services produced within a country। तो GDP क्या होता है, value of all the final goods and services produced within a country during a year। तो GDP क्या शो करता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। और इसको जो बनाना, इसको मेजर करना बहुत ही मेहनत, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसको किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा इसको जीडीपी डाटा को कैलकुलेट किया जाता है। पूरे देश की जितनी भी सारी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में कितना सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उस सबको काउंट किया जाता है। अब हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर, ये तो 3 सेक्टर्स हमने इकोनॉमी के पढ़े, कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर और एलीड सेक्टर्स आते हैं, सेकेंडरी में हमारे इंडस्ट्रीज़ वाली चीज़ें आती हैं जिसमें सामान बनता है, और हमारे टर्शरी में आता है सर्विस सेक्टर। तो हिस्टोरिकल चेंज कैसा रहा है, पहले क्या थी हमारी इकोनॉमी, क्या थी, प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट थी, हमारी इकोनॉमी का ज़्यादा जो जीडीपी आती थी वो उससे आती थी, किससे, प्राइमरी सेक्टर से। फिर धीरे धीरे हम लोग प्राइमरी से मूव किए किस पर, सेकेंडरी सेक्टर पर। फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करने लगे। फिर उसके बाद अब हमारी जो इकोनॉमी है वो है टर्शरी सेक्टर डिपेंडेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा आ रहा है जीडीपी में वो किससे आ रहा है, टर्शरी सेक्टर, यानी कि जो हमारी सर्विसेज वाला सेक्टर है उससे। तो अब इसमें हम देखते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स, जो है मतलब पहले हम लोगों का होता था प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता था, वही जैसे जो हमने बात की वही सारा इसमें बताया जा रहा है आगे। फिर अब हमें इस वाले में बताते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव जीडीपी। सब लोग हमने देख लिया है कि जो मतलब ओवर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे से देखते हैं, ओवर लॉन्ग टाइम मोर देन 100 years एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड।
फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, मतलब फैक्ट्रीज बढ़ने लगी तो फिर सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अभी लगभग 100 साल से और क्या हुआ है कि जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया को हम लोग को पता करना है। ओवर द ईयर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं डेवलप नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। हम लोग जनरली क्या हो रहा है, जब हम डेवलपिंग से डेवलप नेशन की ओर बढ़ते हैं, डेवलप होते जाते हैं, तो प्राइमरी से हम लोग टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। तो हमें जैसे इसमें ग्राफ में दिखाया गया है 1970 का अगर हम लोग देखें तो टर्शरी सेक्टर देखिए कितना छोटा था और सेकेंडरी कितना था और प्राइमरी कितना था। 1970 से 71 के टाइम में हमारा प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा था और 2010-11 का देखें तो प्राइमरी सेक्टर को आप देखिए कितना छोटा रह गया है और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर हम जीडीपी की बात करें कि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब देखते हैं राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो 40 इयर्स का अगर हम डाटा देखें 1970 से, तो मतलब हमारा 1970 से 2010 में सभी सारे के सारे सेक्टर्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन है और उनकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा इंक्रीज़ हुआ है। और अब 2010-11 के जो डाटा देखें तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेक्टर हमारा इकोनॉमी का उभर करके आया है। तो जैसे कि किसी भी कंट्री में सेवरल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव, म्यूनिसिपैलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स। अब 3-4 एग्जांपल्स याद रख लीजिए। तो बैंक याद रख लीजिए, ट्रांसपोर्ट याद रख लीजिए और टेलीग्राफ या कोर्ट्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारी बेसिक सर्विसेज होती हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। फिर सेकेंड क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़। क्या होता है, अगर डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़ का, तो सर्विसेज का भी डेवलपमेंट होता है और किसका, ट्रेड का, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन सब चीज़ों का भी साथ ही साथ डेवलपमेंट होता है। तो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर तो प्राइमरी और सेकेंडरी पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा सर्विसेज सेक्टर बढ़ेगा। और अगर हम तीसरी चीज़ देखें तो ये देखें कि इनकम लेवल जो है वो राइज़ हो रहा है और सर्टेन सेक्टर पीपल जो होते हैं उसमें ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा सर्विसेज हैं, जैसे कि ईटिंग आउट। अगर लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो वो बाहर ज़्यादा खाना खाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इतनी ये सारे के सारे चेंजेस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमें बड़ी बड़ी सिटीज़ में। इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि पिछले डिकेड से अगर हम देखें तो नई सर्विसेज भी हमारे बहुत ज़्यादा आने लगी हैं हमारे सामने। तो वो क्या क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है हमारा सेक्टर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला जो है हमारी कंट्री में सर्विसेज सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या, हॉस्पिटल, एजुकेशन वगैरह। सेकेंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर राइज होता है तो वो और ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों की भी खपत बढ़ जाती है। थर्ड में हमने देखा लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो बाहर ज़्यादा खाना खाना चाहते हैं, घूमने जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने। और फिर फोर्थ हमने देखा था कि जो है सर्टेन सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आई हैं पिछले कुछ सालों में। अब हमें लिमिटेशंस के बारे में इसमें बताया गया है कि टर्शरी सेक्टर की लिमिटेशंस क्या हैं। टर्शरी सेक्टर में मतलब पैसा बहुत है मगर इसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, लोगों को जॉब्स बहुत कम प्रोवाइड करता है, इसमें लिमिटेड जॉब्स हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें सर्विसेज सेक्टर में आती हैं हमारी, जैसे कि छोटे शॉपकीपर्स हो गए और मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग हो गए, रिपेयर करने वाले, प्लम्बर, स्वीपर, ये सब सर्विस सेक्टर है, मगर इसमें लोगों को सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। तो सर्विस सेक्टर में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा गैप है, कोई तो बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड है और कोई दूसरा जो है वो स्वीपर हो गया, प्लम्बर हो गया, इन लोगों को बहुत ही कम ये लोग पैसा कमा पाते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है हमारे सर्विसेज सेक्टर में। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ 2 जो ये वाला है हमारा, तो मतलब हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है, मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट कहाँ है सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर में, और जो पैसा है सबसे ज़्यादा वो टर्शरी सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है। तो इसकी वजह से क्या है, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसमें हमें कुछ डाटा दिया जाता है, जो इंडस्ट्रियल इनपुट है या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो वेंट अप हुआ है, मतलब बढ़ा है 9 टाइम्स से भी ज़्यादा, और एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें वो सिर्फ 3 टाइम्स ही बढ़ा है। मतलब ये जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, मतलब ये पैसा जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश की इकोनॉमी में वो तो 9 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया है, मगर इसमें जो ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की, नौकरियाँ ये बहुत कम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ
3 टाइम्स ही बढ़ी हैं नौकरियाँ। तो इसका मतलब है पैसा तो इसका बढ़ रहा है हमारे देश में, मतलब सिंपल सी बात ये है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है। इसका सेंस ये है कि नौकरियां बहुत कम बढ़ रही हैं, अमीर लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। और सर्विस सेक्टर में भी ये है कि प्रोडक्शन जो है सर्विस सेक्टर का वो तो 14 टाइम हो गया है, मगर इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आया है वो सिर्फ 5 टाइम्स आया है, ज़्यादा बढ़ा है। तो अब इसमें है मोर देन हाफ ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ जीडीपी। मतलब हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो तो 20-25% ही है, मगर इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 50% लोग इसी में एम्प्लॉयड है। इसका मतलब वो लोग बहुत ही कम पैसे कमा पा रहे हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे पास एक टर्म आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉयड है। अंडर का मतलब इस सेंस में होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर है, मान लीजिए एक खेत में हम काम कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लक्ष्मी है कोई फार्मर, उनके एक स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी, उनका कि उनका फार्मर उनका जो फार्म है, उनका जो खेत है वो, मतलब सपोज करिए, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, मान लीजिए कि इसमें 2 हेक्टेयर्स का दे रखा है, चलो 2 हेक्टेयर्स ही ले लेते हैं। तो 2 हेक्टेयर्स का लैंड है, उसमें 3 लोग काम करें तो वो काफ़ी है, मगर उसकी फैमिली में 5 लोग हैं तो पाँचों के पाँचों लोग उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो देखने में तो आपको लगेगा कि भाई ये लोग पाँचों के पाँचों लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं और सबका लेबर भी लग रहा है, मगर वो सारे के सारे लोग क्या हैं, उसमें से 2 लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि उस खेत में 5 लोगों की तो ज़रूरत है नहीं, और उन 5 लोगों के काम करने से उसका कोई खेत का फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। 3 लोग जब काम करेंगे तो भी इतना ही प्रोडक्शन आएगा, इतने ही पैसे कमा पाएंगे 5 लोगों में भी। तो वो बाकी जो 2 लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं जिनके पास हमें दिखता है कि कोई काम नहीं है करने के लिए जिससे वो पैसा कमा सके। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वो लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कोई प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रहा है किसी चीज़ का, मगर सिर्फ दिख रहा है कि दिखने के लिए वो काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं बन पा रही है, वो कोई पैसा नहीं कमा पा रही है। तो एग्रीकल्चर में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट की ही है कि मतलब एक खेत में एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो एम्प्लॉयड तो दिख रहे हैं मगर उनको उस चीज़ से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो इस पूरे के पूरा जो पैराग्राफ है इसमें यही मतलब बताया गया है कि वो लोग जो हैं पूरे दिन खेतों में काम करते हैं मगर बहुत ही कम कमा पाते हैं। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बट पैसा बहुत ही कम कमा पाते हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्रिएट कैसे किया जाए एम्प्लॉयमेंट को, मतलब लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए, नौकरी कैसे दी जाए। तो हम लोगों ने जैसे अभी पहले डिस्कस किया था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सभी लोगों को तो एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, इसलिए हमें जो है एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी। तो अब वो कैसे लाया जाए, तो वो अब हम आगे का जो है ना ये पार्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बड़ा हो जाएगा वरना ये वीडियो। चलिए ये वाला जो हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वाली चीज़ हम लोग आगे कवर करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा बड़ा रोल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए लोगों को लोन देने के लिए। मतलब बैंक को इनकरेज करना चाहिए कि जो पुअर फार्मर्स हैं उनको वो दिया जाए, लोन दिया जाए, ताकि वो अपनी जो फसल है उसको सही तरीके से उगा सकें, जैसे कि अपने खेतों को पानी दे सकें, फर्टिलाइज़र खरीद सकें, ताकि उनकी जो उपज है वो बढ़ पाए। और काफ़ी सारे दूसरे सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट जो है वो अपना वो दे सकती है कंट्रीब्यूशन। कैसे कि मतलब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, मतलब जैसे कि खेत में फसल उग गई, मतलब आपने पहले दे दिया पैसा खेत को पानी देने के लिए, फर्टिलाइज़र सीड्स खरीदने के लिए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था करिए। और जो क्रॉप सड़ने वाली होती है, जैसे टमाटर हो गया, वो सड़े ना, ऐसी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मिनी ट्रक्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि ये लोग अपना जो प्रोडक्शन है वो शहरों तक पहुँचा सकें और उससे अच्छा पैसा कमा सकें। और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए उनको पैसा दिया जाए, और ऐसा हो मतलब कि बैंक उनको ईजिली जो चीप एग्रीकल्चर लोन्स हैं वो प्रोवाइड करा सके।